जय जिनेंद्र दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में। अगर इसका प्रयोग हम फल कथन में करते हैं तो हमारे फल कथन में काफ़ी हद तक सटीकता आ जाती है, लेकिन इसको हमें साथ लेकर जरूर चलना चाहिए। कई लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, परंतु ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है। इसका नाम है बावत बावन नियम। बावत बावन नियम के अनुसार आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से इसकी उपयोगिता होती है। दोस्तों, बावत का अर्थ होता है बाव से, और बावम का अर्थ होता है बाव को। बाव से बाव को फलित करने की जो प्रक्रिया होती है, जो सिद्धांत होता है, उसी को बावत बावम नियम कहा जाता है। इसको हम दो तरीक़ों से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, ये दो तरीके कौन से होते हैं? दोस्तों, एक तो होता है हर बाव से हर बाव की दूरी, या फिर दूसरा जो तरीका होता है कि उस बाव में जो ग्रह बैठा है उसके अगले बाव में जितनी बाव की दूरी है उसमें जा रहा है। तो हम इसको आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप ये समझने का प्रयास कीजिए, जो हमारा लगन है वो हमारा मुख्य बिंदु होता है, मुख्य बिंदु है। इसलिए लगन की दूरी तय नहीं होगी, क्योंकि लगन हम स्वयं है, इसलिए लगन हमारा मुख्य बिंदु हो गया। अब हम दूसरे घर की बात करते हैं। जो हमारा दूसरा घर है वो हमारे धन का घर है, हमारे कुटुंब का घर है। जो हम धन अर्जन कर रहे हैं, धन को संचित कर रहे हैं, उसका घर होता है। इसलिए अगर हम दूसरा घर देख रहे हैं तो हमें दूसरे से दूसरा यानी तीसरा घर जरूर देख लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे से दूसरा घर, तीसरा घर भी इसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आप धन अर्जन करना चाहते हैं तो अगर आपके बाजुओं में हिम्मत होगी, पराक्रम होगा, आप मेहनत करोगे, क्योंकि तीसरा घर जो होता है पराक्रम का होता है। इसलिए अगर आप रिस्क लोगे, पराक्रम करोगे, तभी तो आप धन कमा पाओगे। घर में बैठे बैठे आप धन नहीं कमा सकते। उसका अलग से मैटर होते हैं कि धन घर पे बैठे हुए कैसे कमाया जा सकता है, लेकिन आपको शारीरिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना चाहते हो, क्योंकि तीसरा घर इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ये बोलते हैं बावत बावन नियम, दूसरे से दूसरा घर जो तीसरा घर होता है। ऐसे ही दूसरे घर का जो स्वामी लगन कुंडली में बनता है वो तीसरे घर में चला जाए तो भी बावत बावन नियम के अनुसार उस घर को मजबूत करता है, उस घर की स्ट्रेंथ को मजबूत करता है। ऐसे ही तीसरे से तीसरा घर कौन सा हुआ? पांचवा घर। अगर हम तीसरा घर देख रहे हैं तो हमें पांचवा घर भी देख लेना चाहिए, क्योंकि तीसरा घर हमारे पराक्रम का है और पांचवा घर हमारी बुद्धि का है, हमारे दिमाग का है। दोस्तों, हम कहते हैं ना कि हम दिमाग से भी काम ले और अपने शरीर से भी काम ले। अगर दोनों चीज़ों से हम काम लेते हैं तो वो काम ज़्यादा बढ़िया रहता है। एक खिलाड़ी जो होता है अगर अपने दिमाग से काम लेता है तो अगर वो मेहनत अपने बाजुओं का भी प्रयोग करेगा तभी वो अच्छा खिलाड़ी बन पाएगा। इसलिए तीसरे से तीसरा घर जो है वो पाँचवा घर है। अगर उसका स्वामी पाँचवें घर में जाता है तो ऐसे में वो अपनी बुद्धि के बल पर काफ़ी सफलता हासिल करता है। खिलाड़ियों में भी विशेष आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो ये जो भाव है वो खेल से भी जुड़ जाता है। तो तीसरे से तीसरा घर यानी पांचवा घर इसके साथ जुड़ रहा है। और दोस्तों, अगर हम चौथे घर का विचार कर रहे हैं, अगर हम चौथा घर देख रहे हैं, चौथा घर जो हमारे घर की सुख शांति है, चौथा घर जो हमारी माता का है, हमारे वाहन का है, हमारी भूमि का है, अगर हम उस पर विचार कर रहे हैं तो हमें चौथे से चौथा घर, सातवें घर को भी देख लेना चाहिए। अगर हम सातवें घर को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस घर का सुख कितना बढ़िया है। ऐसे ही चौथे घर का जो स्वामी है वो चौथे से चौथे सातवें घर में बैठ जाए तो उस चौथे घर के सुखों की वो बढ़ोतरी करता है, क्योंकि बावत बावन नियम के अनुसार वो चौथे से चौथे घर में बैठा है। लेकिन आप इसको इंडिविजुअली भी देख सकते हो कि अगर आप चौथा घर देख रहे हो कि वो हमारा पीड़ित है, लेकिन सातवां घर आपका अच्छा है, सपोर्टिंग हाउस जो अच्छा है, तो आपके सुख कुछ हद तक बने रहेंगे। लेकिन मुख्य घर अगर चौथा आपका बहुत अच्छा है, शुभ ग्रह वहाँ पे बैठे हुए हैं और सातवां घर पर भी कोई पाप प्रभाव नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसको चौथे घर के जो परिणाम है बहुत ज़्यादा बढ़िया मिलेंगे। इसलिए हर घर से हर घर की दूरी आपको देख लेनी चाहिए। ऐसे ही अगर हम पाँचवें घर का विचार कर रहे हैं तो हमें ये देखना होगा कि पाँचवें से पाँचवां नौवां घर भी कैसा है। अगर हम पाँचवें घर से संतान का विचार कर रहे हैं दोस्तों, तो हमें पाँचवें से पाँचवां घर, नौवें घर से भी संतान का विचार करना ही होगा, क्योंकि नौवां घर भाग्य का है। अगर आपके भाग्य में संतान लिखी होगी तभी तो हो पाएगी। अकेला पाँचवें घर से संतान अगर आप देखोगे तो कई बार आपको निराशा ही हाथ लगती है। कई बार आपको लगता है कि पाँचवें घर में अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, लेकिन हो नहीं रहा, क्योंकि उनकी किस्मत में संतान का सुख होता ही नहीं है।
पहले हमें पंचम से पंचम भाव को भी देख लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संतान के लिए आपको सेक्सुअल एक्टिविटी पर ही ध्यान देना है कि जो लोग अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं कि या उनको संतान आसानी से हो जाती है, ऐसा नहीं है। कई लोग चाइल्डलेस कपल भी आप देखने को मिलोगे, लेकिन उनके भाग्य में संतान नहीं है। पहले हमें ये देखना है क्या उनके भाग्य में संतान है, तभी उनको संतान का सुख मिलेगा। तो फिर हमें अन्य पहलुओं पर भी गौर करना पड़ेगा। ऐसे ही पंचम घर का स्वामी पंचम से पंचम में जाता है, त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में जाता है, वो अति शुभकारी हो जाता है। ऐसे में ऐसे इंसान की जो बौद्धिक क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है, ऐसे इंसान की ग्रैस्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है। तो त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में जाए तो बहुत अच्छे परिणाम देता है। ऐसे ही हम देखें छठे घर जो त्रिक भाव होता है, अच्छा भाव नहीं होता, वो रोग का भाव होता है, शत्रुओं का भाव होता है, लेकिन छठे से छठा 11वां घर उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। त्रिक भाव के स्वामी भावत भाव नियम के अनुसार अच्छा फल नहीं देते हैं। आपको ये समझना होगा, छठे घर का स्वामी छठे में जाएगा तो वो रोग को बढ़ाएगा। उस संदर्भ में त्रिक भाव के स्वामियों का भावत भाव नियम के अनुसार जाना इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन हमें उस भाव की स्ट्रेंथ जरूर देखनी है कि अगर हम छठा घर देख रहे हैं तो हमें 11वां घर भी साथ में देखना पड़ेगा। ऐसे ही हम सप्तम हाउस देख रहे हैं हमारे जीवन साथी का, हमारी शादी नहीं हो रही या हमारी शादी में समस्या है, तो अगर हम साथ में अगर अपने जीवन साथी का विचार कर रहे हैं तो हमें लगन पर भी विचार करना होगा, क्योंकि सप्तम से सप्तम भाव हमारा लगन होता है, हम स्वयं होते हैं। सातवां घर में अगर कोई दिक्कत है, क्योंकि जो ताली है वो एक हाथ से नहीं बजती है, इसलिए हम स्वयं भी जिम्मेदार कई बार होते हैं। इसलिए हमें लगन पर भी विचार करना है, हमें साथ में घर पर भी विचार करना है। दोस्तों ऐसे ही 8वां घर जो होता है वो आजू का होता है। आजू हमारी अच्छी है या कैसी है वो हम 8वें घर से विचार करते हैं। ऐसे अष्टम से अष्टम तीसरे घर को भी देखना साथ में जरूरी है कि उसको भी हम आजू के संदर्भ में देख सकते हैं। सूक्ष्म आजू विश्लेषण में तीसरे घर पर भी विचार हम करेंगे। 9वां घर जो हमारे भाग्य का है, हमारे पिता का है, 9वें से 9वां घर 5वें घर पर भी हमें विचार करना चाहिए साथ में, तभी हम कुछ फल कथन कह पाएंगे। 10वां घर जो हमारे कर्म क्षेत्र का है, हमारे प्रोफेशन का है, अगर हम उसको देख रहे हैं, जो मुख्य भाव है हमारे प्रोफेशन का उसको देख रहे हैं, साथ में हमें सपोर्टिव भाव 10वीं से 10वीं भाव यानी सप्तम भाव को भी देख लेना चाहिए। 7th हाउस हमारा कैसा है, अगर 7th हाउस अच्छा है तो कई बार हमारा 10वां घर खराब होते हुए भी हम कर्म क्षेत्र करते हैं, चाहे उतनी तरक्की नहीं मिलती लेकिन कर लेते हैं। लेकिन 10वां घर अगर मजबूत होगा तो हमें कर्म क्षेत्र में भी और ज़्यादा उपलब्धियां हासिल होगी। 10वें घर का स्वामी 10वीं से 10वीं सप्तम में बैठ जाए तो बहुत बड़ा राजयोग होगा। केंद्र का स्वामी केंद्र में ही बैठ जाता है। ऐसे ही 11वें घर का स्वामी अपने से 11वें यानी 9वें घर में बैठ जाए तो बहुत अच्छा योग माना जाता है। ऐसे में धन की प्राप्ति होती है, धन योग होता है। और अगर हम 11वें घर का विचार कर रहे हैं तो हमें 9वें घर का भी विचार कर लेना चाहिए। ऐसे ही हम अगर 12वें घर का विचार कर रहे हैं, हमारे खर्चों का विचार कर रहे हैं, तो हमें 11वां घर भी देख लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम खर्चा करना चाहते हैं तो अगर हमें कमाई होगी तभी तो हम खर्चा कर पाएंगे। इसलिए हमें पहले 11वां घर, हमें इनकम के बारे में देख लेना चाहिए, हमें अपने लाभ के बारे में, हम कितना कमा रहे हैं, कितना हमें बच रहा है, वो हमें 11वें घर से देखना चाहिए। तो 12वें घर से ऑटोमेटिकली हम खर्चे कर पाएंगे। इसलिए हर भाव से हर भाव की दूरी हमें ये बताती है कि हमें उस भाव को साथ लेकर चलना चाहिए, तभी हम अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, हम कैलकुलेशन सही कर पाएंगे। ये मुख्य सिद्धांत है दोस्तों, इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को आप ध्यान रखिए। दोस्तों अब मैं आपको एक जन्म कुंडली दिखाता हूँ। ये आप जो देख रहे हैं जन्म कुंडली, ये धनु लग्न की जन्म पत्री है। ध्यान से देखिए, ये धनु लग्न की जन्म पत्री है। इसके 5वें घर में मेष राशि है। यहाँ पर हम पंचम भाव का विचार करते हैं। पंचम भाव संतान का भाव है, पंचम भाव का स्वामी लगन में बैठा हुआ है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 5वें घर का स्वामी लगन में बैठा है, अच्छी स्थिति में है, और 9वें घर का स्वामी भी उसके साथ ही लगन में बैठा है। ये स्थिति अच्छी दिखाई देती है। लेकिन जो 9वां घर है, आप देखोगे पंचम से पंचम जो 9वां घर है वो पाप कर्त्री में है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पाप कर्त्री में है। एक तरफ शनि है तो एक तरफ राहु है। राहु 8वें घर में बैठा है और शनि 10वें घर में है। पूरी तरह से जो 9th हाउस है वो पाप कर्त्री में फंस गया है। पूरी तरह से वो भाग्य का जो स्वामी है वो लोक में फंस गया है। भाग्य का घर है वो लोक हो गया है, शनि राहु के बीच में फंस गया है। तो यानी भाग्य में संतान का सुख है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर पंचम भाव की स्थिति अच्छी है। पंचम से पंचम भाव के स्वामी की स्थिति भी उसके साथ ही लगन में संबंध बना रही है, लेकिन 9th हाउस पूरी तरह डैमेज हो चुका है। यानी ऐसे केस में इनको भाग्य में संतान का सुख लिखा ही नहीं हुआ। ऐसे केस में हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे कपल को संतान गोद ले लेनी चाहिए, क्योंकि गोद लेने से ही इनको बच्चे का सुख मिल सकता है। ऐसे कुंडली में बच्चे का सुख बिल्कुल ही कमज़ोर है, क्योंकि 9th हाउस भाग्य में संतान का सुख नहीं है।
इसलिए हमें गोद लेना ही एकमात्र विकल्प दिखाई देता है। इसलिए हमें पांचवें घर जो हमें यहाँ पर अच्छा दिखाई दे रहा है, पांचवें घर पर दृष्टि भी कोई इतनी बुरी नहीं आ रही, पंचम घर का स्वामी लगन में बैठना भी अच्छा होता है। तो यही मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अगर ये पंचम घर का स्वामी पंचम से पंचम नौवें घर में बैठ जाता सूर्य, तब स्थिति अच्छी हो सकती, सुधार हो जाता। लेकिन वहाँ पे जो है पाप कर्तरी में चला गया। तो इस प्रकार से बावत बावत नियम को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप ये नियम अच्छे तरीके से समझ लोगे तो आपके फल कथन में जो सटीकता बढ़ जाएगी। इस बात को आपको समझना चाहिए। इस नियम को लगाइए, अपनी कुंडली पर भी देखिए क्या आपकी जन्म कुंडली पर लग रहा है, औरों की जन्म कुंडली पर भी देखिए, बावत बावत नियम के अनुसार उस भाव की स्ट्रेंथ देखिए। अगर आप चौथा घर देख रहे हो, जो आजकल हर इंसान सुख चाहता है, भूमि का सुख चाहता है, वाहन का सुख चाहता है, घर का सुख चाहता है, माता का सुख चाहता है, तो वो सप्तम हाउस को भी देख ले साथ में। सप्तम हाउस कमज़ोर है तो उस सुख में कमी बनी रहती है। कई बार सब कुछ होता है लेकिन हम भोग नहीं पाते, भोगने की शक्ति नहीं होती हमारे यहाँ। गाड़ी होती है, गाड़ी का सुख नहीं होता, मकान होता है, मकान का सुख नहीं होता। तो हमें चौथे से चौथा घर भी देख लेना चाहिए। घर में अगर बहुत ज़्यादा कलेश है, हम देख रहे हैं चौथा घर तो हमारा बहुत शुभ है, लेकिन सेवंथ हाउस हमारा ख़राब है, तो घर में कलेश रहेगा, चौथा घर ऑटोमेटिकली आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। बावत बावत नियम यही होता है। हर घर से हर ग्रह की दूरी हमें देखनी है कि वो कितनी दूरी पर है। आप दूरी समझ गए होंगे मैंने किस प्रकार से बताई है, ऐसे ही आप समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।